अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है आसिफ नवाज़ और आप देख रहे हैं आपका अपना प्यारा यूट्यूब चैनल आई एम टीचर 33 और आप हमारे इस चैनल को अपने यूट्यूब के सर्च बार पर जाके @IMTeacher 33 लिखकर भी सर्च कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो MGT 211 उसका लेक्चर नंबर 43 है और हम 45 तक इसको मुकम्मल कर लेंगे और इंशाल्लाह ताला ये फाइनल टर्म की सीरीज़ भी मुकम्मल हो जाएंगी। आपको ये मुकम्मल सीरीज़ नीचे दी गई प्लेलिस्ट में मिल सकती है और आपको आई बटन पे भी प्लेलिस्ट नज़र आ रही होगी। उसके अलावा जी आपको इसके बाद इंशाल्लाह ताला फाइनल टर्म के लिए एक तफसीली मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे की वीडियो बनाऊँ या 1.5 घंटे की, जितने की बने, जो मैं आपको बुक से कवर करवाऊँ ताकि आपको उसमें से पता चले कि वाकई में हमने जो किया उसका हमें फ़ायदा हुआ है कि नहीं, हमने जो क्वेश्चन किए हैं वाकई उसमें से हैं कि नहीं। इंशाल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा उसका भी फ़ायदा होगा। तो वो वीडियो मैं तभी बनाऊँगा अगर आपके लाइक्स आएँगे, भरपूर कमेंट आएँगे और आपका जो है ना वो प्यार आएगा, सब्सक्रिप्शन आएँगे, तो ही मैं इस काबिल हो सकूँगा कि अगली वीडियो बना सकूँ। तो अगर अभी तक आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और साथ लगे बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि आने वाली नई तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। तो बगैर कोई देर किए चलें जी, स्टार्ट करते हैं। हमारे पास इसका पहला जो क्वेश्चन आएगा उसकी तरफ चलते हैं। तो आपके सामने है जी, हमारे पास अकाउंटिंग है 43 वाला और उसमें सबसे पहले डिफ़ाइन करना है हमने अकाउंटिंग पीरियड को। और आपके पास जो अकाउंटिंग पीरियड है ना वो रेफ़र करता है टाइम स्पैम को इन विच अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स आर टर्मिनेटेड और क्लोज्ड। कहता है कि हमारे पास जो अकाउंटिंग पीरियड है ना वो उस स्पैन टाइम को जो है वो रिप्रेजेंट करता है, जिसमें हमारे जितने भी रिकॉर्ड होते हैं या तो ख़त्म कर दिए जाते हैं या तो अपनी आखिर को पहुंच जाते हैं। टर्मिनेटेड का मतलब यही होना, ख़त्म होना। इट कुड बी अ मंथ, क्वार्टर और ईयर ड्यूरिंग विच फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड एंड समराइज्ड। कहता है कि हो सकता है हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड वो पीरियड है जिसमें क्या होता है कि हमारे पास हो सकता है 1 मंथ लगे, हो सकता है क्वार्टर लगे, हो सकता है पूरा साल लगे, जिसमें हम क्या करते हैं जितनी भी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होती हैं उनके रिकॉर्ड देखते हैं और उनको समराइज़ करते हैं। तो ये हमारे पास अकाउंटिंग टर्म के जो अकाउंटिंग की भी आप डेफिनेशन देख लीजिएगा और ये हमारे पास अकाउंटिंग पीरियड की डेफिनेशन थी। चलें जी अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो कहता है व्हाट इज़ पर्पस ऑफ इनकम स्टेटमेंट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है उसका पर्पस क्या है उसको देखना है। तो चलें जी उसके क्वेश्चन आंसर की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट होती है ना, इज़ अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट शोज द पोजीशन ऑफ रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। कहता है कि हमारे पास ये ऐसी स्टेटमेंट है जिसमें हम अपने रेवेन्यूज़ की जो है ना वो देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, हमने जितना एक्सपेंस लगा चुके हैं, जितना खर्चा लगा चुके हैं वो देखते हैं, जितना हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है वो देखते हैं और जितना हमें नुकसान हुआ है वो देखते हैं। इट्स पर्पज इज टू प्रोवाइड अ समरी ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ओवर स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड रिवीलिंग वेदर द कंपनी मेड अ प्रॉफिट और इनकर्ड अ लॉस। तो यहाँ पर आपके सामने बहुत ही अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी दी गई है इस क्वेश्चन में कि हमारे पास जो इनकम स्टेटमेंट है ना, वो आप जानते हैं कि हमने अकाउंटिंग पीरियड पीछे पढ़ा था। तो एक स्पेसिफिक अकाउंटिंग पीरियड में हम जो कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस होता है उसको समराइज़ करते हैं। हम देखते हैं, ये रिवील करते हैं कि कंपनी ने प्रॉफिट कमाया या फिर लॉस कर दिया सब कुछ। तो ये चीज़ सब कुछ नहीं, या फिर वो लॉस में गई, तो ये चीज़ हम देखते हैं इसमें। नेक्स्ट जी हम देखते हैं एक क्वेश्चन है जिसमें डिफरेंशिएट करना है आपने प्रॉफिट में और लॉस में अकाउंटिंग टर्म्स के हवाले से। तो ज़ाहिर सी बात है प्रॉफिट में क्या होता है कि आपने जितना खर्च किया होता है, एक्सपेंडिचर जिसे आप कह रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा जो है ना वो रेवेन्यू आपको मिलता है। रेवेन्यू का मतलब आप जितना स्पेंड करते हैं उससे काफ़ी ज़्यादा इनकम जो है ना वो आप अर्न करते हैं। दूसरी तरफ ये है कि जो लॉस है, जिसे आप लॉस कह सकते हैं, वो है कि आपने जितना एक्सपेंस किया, जितना आपने खर्चा लगाया, उससे कम आपको रेवेन्यू जनरेट हुआ, यानी उससे कम आपको जो है ना उससे इजाफा हुआ। मतलब आप फ़र्ज़ कर लें आपने 20 रुपए की चीज़ ख़रीदी है,
तो अगर आप बेच रहे हैं तो आपने 10 रुपये की चीज़ बेची है, 10 रुपये आपको क्या हो गया, नुकसान हो गया। तो ये चीज़ें होती है इसमें, इसे लॉस कहते हैं। और अगर आपने 20 रुपये की चीज़ खरीदी और उसे 40 रुपये में बेच रहे हैं तो इसे आप प्रॉफिट का नाम देंगे। चलें जी, अपने नेक्स्ट हम चलते हैं अगले अपने क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन कहता है व्हाट इज डिस्टिंक्शन बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड मैनेजर अकाउंटिंग। आपके पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजर अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस है वो हमने चेक करना है। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती है ना, वो एक्सटर्नल यूजर्स के लिए होती है। जैसे कि हमारे पास इन्वेस्टर होते हैं, क्रेडिटर्स होते हैं और रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ होती हैं जो कंपनी को फाइनेंशियली तौर पर असेस करती हैं और उनकी हेल्थ और परफॉर्मेंस का बायस बनती है। हमारे पास जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग होती है दूसरे तरफ, वो इंटरनल यूजेस, जैसा कि हमारे पास मैनेजर्स आ जाते हैं, एग्जीक्यूटिव्स आ जाते हैं, जो कि बिजनेस डिसीजन बनाते हैं और प्लान्स वगैरह बनाते हैं। मतलब ये आप कह सकते हैं कि हमारे पास जो इंटरनल होता है वो मैनेजमेंट होता है, और जो एक्सटर्नल एक्सटर्नल तौर पर होते हैं वो क्या होते हैं, वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग होती हैं। चलें जी, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन है, आपने ऑडिटिंग इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जो है ना वो बताना है अकाउंटिंग के। ऑडिटिंग हमारे पास क्या है। तो ऑडिटिंग हमारे पास जो है एग्जामिनेशन ऑफ कंपनीज फाइनेंशियल रिकॉर्ड एंड रिपोर्ट्स बाय इंडिपेंडेंट अकाउंटिंग specialist to ensure that the financial statement were prepared according to the acceptable accounting principle and fairly present the company's financial position and operating result। इसमें ये होता है ऑडिटिंग में कि आप एग्ज़ाम देते हैं। एग्ज़ाम मतलब आप जांच पड़ताल करवाते हैं अपनी कंपनी की कि हुकूमत के दी हुई पॉलिसीज़ के मुताबिक, प्रिंसिपल के मुताबिक ही सारा काम हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इस चीज़ को आप इसमें ला सकते हैं ऑडिटिंग में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि आपने टाइप्स बतानी है ऑडिटर्स की और कैसे ये एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। तो यहाँ पर दो टाइप्स है, एक इंटरनल एडिटर होता है और एक एक्सटर्नल एडिटर होता है। इंटरनल एडिटर वो एम्प्लॉय हैं कंपनी में जो कि एवेलुएट करते हैं कंपनी के इंटरनल कंट्रोल को, ठीक है ना। और फिर क्या करते हैं कि वो रिपोर्ट करते हैं डायरेक्टली बोर्ड डायरेक्टर्स को। मतलब भी ऐसे कुछ होते हैं आपके पास, आप रिपोर्ट कह रहे हैं कि कंपनी के अंदर ही एम्प्लॉयज़ होते हैं एक एजेंट के तौर पर, और वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि अगर कोई कंपनी में कोई चीज़ गलत हो रही है तो वो सीधा डायरेक्टर को जाके बताते हैं। एक एक्सटर्नल होते हैं। तो एक्सटर्नल का काम क्या है कि वो दूसरी तरफ बाहर से देखते हैं कंपनी में कोई चीज़, कोई परफॉर्मेंस, कोई क्लाइंट वगैरह, कोई क्लाइंट डिसएग्री तो नहीं, तो वो चीज़ जाके बताते हैं। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन आ जाता है कि वो आर द यूजर्स ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन एंड व्हाट डू दे यूज इट फॉर। तो यूज़र जो होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन में, वो बिजनेस मैनेजर्स होते हैं, अंदर बैठे एम्प्लॉयज़ होते हैं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट लगाई होती है, इन्वेस्टर्स होते हैं, जो क्रेडिट देते हैं वो क्रेडिटर्स होते हैं, और बैंक्स वगैरह जिसमें आप उस कंपनी का सारा माल रखते हैं। फिर टैक्स अथॉरिटीज़ जिन्होंने टैक्स वगैरह लगाना होता है। फिर जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी एजेंसीज होती हैं जो लॉ वगैरह लगाते हैं और रेगुलर करते हैं कंपनीज को। और ये इंफॉर्मेशन यूज़ होती है मुख्तलिफ तरह के पर्पज़ के लिए, जैसे कि आपने गोल सेट कैसे सेट करना है, बिजनेस डिसीजन कैसे, एस्टिमेट रिटर्न कैसे करना है, प्लान अपने जो टैक्सेस अदा करने हैं उनका प्लान कैसे करना, और वगैरह वगैरह ये चीज़ इसमें आ जाती हैं। आगे जी नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि हमारे पास वाई आर जनरली एक्सेप्टिंग अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप, जी जिसे आप GAP कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड इम्पोर्टेंट इन अकाउंटिंग। अकाउंटिंग में क्यों ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो ये क्या होता है, गैप रिप्रेजेंट एक्सेप्टेड रूल्स एंड प्रोसीजर्स governing the content and form of financial reports worldwide, and the principles ensure consistency, comparability, and transparency in financial reporting, allowing users to understand and interpret financial information accurately and make informed decisions। तो गैप रिप्रेजेंट यही करेगा कि आप जो रूल्स हैं और जो प्रोसीजर हैं एक कंटेंट को, या जो आपके पास फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल है उसको आपने जो वर्ल्ड वाइड रिपोर्ट करना है, ठीक है ना। ये जितने प्रिंसिपल होते हैं ये आपको इन्श्योर करते हैं आपकी जो कंपेरेबिलिटी होती है दूसरी कंपनीज के साथ, ऑर्गेनाइजेशन के साथ, आप कंसिस्टेंटली अपना कंटेंट बना रहे हैं उसके मुताबिक।
तो ये चीज़ें होती हैं इसमें। तो यहाँ तक हमारे पास अपना 43 वाला चैप्टर था। आगे 44 वाले पर चलते हैं और उम्मीद है आपको इसकी लाजमी समझ आएगी। अब हमने अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, अकाउंटिंग पीरियड के बारे में पढ़ा। अब अकाउंटिंग टूल्स के बारे में पढ़ते हैं कि अकाउंटिंग ट्रेड में टूल्स कौन कौन से हैं। तो उसमें क्वेश्चन नंबर 1 है कि आपने एक्सप्लेन करना है एक्वियन एंड इट्स कंपोनेंट। तो हमारे पास अकाउंटिंग एक्वियन जो है ना उसको पहले देख लेते हैं। तो उसमें जितने आपके पास एसेट्स होते हैं वो इक्वल होती हैं आपके पास लिएबिलिटीज़ और ऑनर्स इक्वालिटी। इसमें आप कह सकते हैं कि एसेट्स में आपके पास जितने ऑनर्स होते हैं वो मिला के और उनमें जितनी लिएबिलिटीज़ होती हैं, जितना वो पैसा लगाते हैं वो होता है। तो कहता है कि इट शो केसेस द रिलेशनशिप बिटवीन कंपनी रिसोर्सेज एसेट्स डिबेट्स और ऑब्लिगेशंस एंड द ओनर शेयर इन द कंपनी ओनर्स इक्विटी and assets are economic resources accepted to benefit the company while the liability represent the debt owned by the company and owners equity includes capital investment by the owners and retained earning। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मैं आपको बता देता हूँ कि हमारे पास जो एक्वियन है उसको एक्सप्लेन भी करना है। तो मैं एक्वियन सबसे पहले आपको समझा दूँ। हमारे पास जितने भी एसेट्स होते हैं उनमें क्या दो चीज़ें शामिल होती हैं, लेबिलिटीज़ और ओनर्स इक्विटी। तो सबसे पहले एसेट्स देखते हैं। तो एसेट जो है ना वो इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं, ठीक है ना। एक्सेप्टेड जो हमारे पास बेनिफिट होते हैं कंपनी के, यानी जितने भी इकोनॉमिक रिसोर्सेज हैं ना जो लेबिलिटीज़ की तरफ आ रहे हैं, ओनर्स की तरफ से आ रहे हैं, वो हैं। आगे लिबिलिटी है तो वो रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी को किसने जो है ना वो ऑर्ड किया हुआ है, कंपनी है किसकी। फिर आपके पास जो ओनर्स इक्विटी आ जाती है, उसमें जितने भी इन्वेस्टर्स होते हैं जिन्होंने अपना कैपिटल लगाया होता है और उससे अर्निंग वगैरह करते हैं, तो वो हमारे पास होते हैं। तो उम्मीद है आपको इस चीज़ की समझ आई होगी। मैंने बड़े इत्मीनान से आपको समझाने की कोशिश की है। तो आगे जी हमारे पास डिफ्रेंशिएट करना है टेंजिबल और इनटेंजिबल एसेट्स में। तो हमारे पास जो फिजिकल, आप टेंजिबल का लफ्ज़ पहले भी सुन चुके हैं, जो फिजिकल प्रीसेंस होती हैं जैसे कैश, बिल्डिंग, ऑटोमोबाइल्स, मशीनरी एंड रॉ मटेरियल्स, वो हमारे पास टेंजिबल होती है। तो दूसरी तरफ जो लेक ऑफ फिजिकल प्रीसेंस होती है जिसमें इंक्लूड होता है कॉपीराइट्स और गुडविल्स, तो वो हमारे पास इंटेंजिबल्स होती हैं। आगे जी हम देखते हैं क्वेश्चन पर्पस ऑफ अ बैलेंस शीट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो जो बैलेंस शीट होती है वो स्टेटमेंट ऑफ बाइनल फाइनेंशियल पोजीशन भी होती है। मतलब आपके पास जो बैलेंस शीट है, जितने आपके पास, इसका मतलब जितना आपके पास बैलेंस है वो ऐसा भी हो सकता है कि आपकी इस बार फाइनेंशियल पोजीशन कहाँ पर है। तो ये स्नैपशॉट ऑफ अ कंपनी फाइनेंशियल पोजीशन एज अ स्पेसिफिक मोमेंट इन टाइम। तो it represent balance between the assets on one side and liabilities and owner's equity on the other hand. The balance sheet helps stakeholders understand a company financial health and its ability to meet its obligation। तो यही चीज़ आ जाती है कि आपके पास जो फाइनेंशियल शीट होती है वो बताती है कि आपके पास एसेट्स में बैलेंस कितना है, लिएबिलिटीज़ और ओनर्स की इक्विटी में कितना है। और यही है कि आपके पास जितने भी स्टेक होल्डर्स होते हैं उनको अंडरस्टैंड होता है कि कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ क्या है, यानी कंपनी हेल्दी है फाइनेंशियली तौर पे, पैसे के एतबार से कि नहीं है। तो ये चीज़ इसमें आ जाती है। नेक्स्ट ये अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डबल एंट्री अकाउंटिंग और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में बताना है। तो मैं उसकी तरफ चलता हूँ, ज़रा थोड़ा आगे निकल गया। तो हमारे पास जो डबल एंट्री अकाउंटिंग होती है ना, वो सिस्टम डेवलप किया था फ्रा लूका पिसियोली ने, ठीक है ना। मुझसे थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन गलत हो गई तो इसलिए माजरत। उसमें रिक्वायर होता है कि आपके पास दो एंट्रीज हों एवरी फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन के लिए, ठीक है ना। फॉर ईच ट्रांजैक्शन देयर इज अ डेबिट एंट्री एंड अ कोरस्पॉन्डिंग एंट्री ensuring that accounting equation remain balanced. This system enhances accuracy as every debit has a corresponding credit and feasibility error detection. तो इसमें ये है कि आपके पास दो तरह की एंट्रीज होती हैं, जिसमें आपके पास डेबिट एंट्री होती हैं और कोरस्पॉन्डिंग एंट्री होती हैं। डेबिट जो कोरस्पॉन्डिंग जो बाहर से आती हैं और डेबिट जो खुद मतलब भी आती हैं। तो यहाँ पर आपके पास ये बैलेंस करती है अकाउंटिंग की इक्वेशन को। पीछे हम अकाउंटिंग की इक्वेशन पढ़ के आए हैं।
आगे जी हम देखते हैं व्हाट आर एलिमेंट्स इंक्लूडेड इन बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में कौन से एलिमेंट इंक्लूड होते हैं उनकी तरफ देखते हैं। तो हमारे पास सबसे पहले टाइटल होता है। टाइटल में क्या होता है, कंपनी का नेम होता है और बैलेंस शीट होती है, उसकी स्टेटमेंट होती है। फिर आपके पास एसेट साइड होती है, तो जो द लिस्ट एंड टोटल ऑफ ऑल एसेट्स ओन्ड बाय द कंपनी, और इसमें लिस्ट होती है और जितने भी टोटल एसेट्स ओन किए होते हैं ना वो एसेट साइड होती है। आगे जी हमारे पास लेबिलिटीज आ जाती हैं और ओनर इक्विटी आ जाती है। तो आपके पास लिस्ट होती है टोटल लेबिलिटीज ओड की, और हमारे पास ओनर जिन्होंने शेयर खरीदा होता है कंपनी में। तो ये तीन चीज़ें ऑलमोस्ट हो जाती हैं। मैंने दो को इकट्ठा लिख दिया तो ये चीज़ें आ जाती हैं। तो नेक्स्ट हम चलते हैं डिस्क्राइब पर्पज ऑफ ट्रायल बैलेंस एंड हाउ इट प्रिपेयर्ड। तो आपके पास ट्रायल बैलेंस क्या है और ये कैसे प्रिपेयर्ड किया जाता है उसकी तरफ चलते हैं। तो ट्रायल बैलेंस इज अ लिस्ट एंड टोटल ऑफ ऑल डेबिट एंड क्रेडिट अकाउंट फॉर अ गिवन अकाउंटिंग पीरियड, टिपिकली अ मंथ। आमतौर पर जो मंथ में हमारे पास डेबिट और क्रेडिट अकाउंट्स होते हैं ना, उनमें जो गिवन अकाउंटिंग पीरियड होता है उसमें जो टोटल लिस्ट होती है बैलेंस की और टोटल लिस्ट होती है तो उसे आप बैलेंस ट्रायल का नाम देते हैं। इसका पर्पस क्या है कि इन्हें श्योर करना है आपके पास जो टोटल डेबिट इक्वल हैं किसके, टोटल क्रेडिट कंपनी की अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स में। और इसको प्रिपेयर करने के लिए हम जितनी भी ट्रांजैक्शन होती हैं पीरियड में वो जर्नलाइज करते हैं और पोस्ट इट करते हैं जर्नल लेजर में, ठीक है ना। और डेबिट बैलेंस जो होते हैं ना वो लिस्ट किए जाते हैं एक कॉलम में, और जो क्रेडिट बैलेंस होते हैं वो दूसरी लिस्ट में जो है ना वो लिस्टेड किए जाते हैं। आगे जी नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो हाउ ट्रायल बैलेंस एरर अकर्स, हमारे पास जो ट्रायल बैलेंस है वो उसका एरर कैसे अकर होता है, और व्हाई माइट द ट्रायल बैलेंस स्टिल बैलेंस इवन विद एरर। तो यहाँ पर ट्रायल बैलेंस एरर जो है वो अकर होता है आपने अगर रिकॉर्डिंग और ट्रांजैक्शन में मिस्टेक कर दी और पोस्ट कर दिया जो है ना वो जर्नल लेजर को। तो अगर हमारे पास जो एरर है वो डेबिट को भी इफेक्ट करता है और क्रेडिट को भी इफेक्ट करता है इक्वल तौर पर, तो हमारे पास जो बैलेंस है ना वो हो सकता है कि वो बैलेंस रहे एरर के साथ भी। लेकिन इसमें क्या होता है कि आप डिफ़िकल्टी बहुत हो जाती है इसको लीड करने में। तो अ बैलेंस ट्रायल डज नॉट गारंटी एंड एरर फ्री अकाउंटिंग सिस्टम। तो हमारे पास जो है ना वो हमारे पास जो बैलेंस ट्रायल होता है ना वो गारंटी नहीं देता एरर फ्री अकाउंटिंग सिस्टम की, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपने अच्छी तरह से देख लेनी है। हमारे पास 45 आ गया और ये लास्ट वाला है। और अगर अभी तक आपने हमारे ये वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दें और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें। हम अगले अपने लास्ट पहलू पर पहुंच चुके हैं और इंशाल्लाह इसके बाद हमारे सारे चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे। तो चलें जी अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो डिफाइन फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड एक्सप्लेन इट्स ऑब्जेक्टिव इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आपने फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में बताना और इसकी ऑर्गेनाइजेशन में ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सप्लेन करना है। तो हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है वो इफ़िशिएंट और इफेक्टिव होती है मैनेजमेंट मैनेटरी रिसोर्सेज जितने भी होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में अचीव इसके जो ऑब्जेक्टिव है ना उनको अचीव करने के लिए। और हमारा जो मेन ऑब्जेक्ट होता है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट का वो इंक्लूड होता है कि आपके पास जो फंड्स हैं उनकी लॉन्ग टर्म के लिए अवेलेबिलिटी है कि नहीं जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की है, और जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वो इन्वेस्टमेंट को कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा, आपके जितने भी ऑपरेशनल एक्सपेंसिव है और जितने भी मैनेजिंग फाइनेंशियल रिस्क आ रहे हैं उनको कवर कर रहा है कि नहीं कर रहा। आगे जी हमारे पास नेक्स्ट जो आता है वो डिफ्रेंशिएट करना है रेवेन्यू और प्रॉफिट ट्रेडिंग कंसर्न में। तो हमारे पास रेवेन्यू क्या है, वो इनकम जो आप ट्रेड करते हैं सेल ऑफ गुड्स और सर्विस में, मतलब आप तिजारत कर रहे हैं सेल्स की गुड्स की, और जितनी आप सर्विसेज दे रहे हैं उनके बदले में जो आपको चीज़ आती है उसे रेवेन्यू का नाम देते हैं। और दूसरे तौर पर हमारे पास प्रॉफिट क्या होता है कि आपने जितना आपने डेकर लगाया है, जितने भी एक्सपेंसिव लगाए हैं, जितने भी आपने कॉस्ट लगाई है गुड्स पर वो सोल्ड आउट हुई हैं, उनके बदले में आपको रेवेन्यू हुआ और रेवेन्यू उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो गया, 2 गुना ज़्यादा हो गया, तो वो जो 1 गुना ज़्यादा हुआ है ना वो आपके पास प्रॉफिट होगा उसमें। चलें जी नेक्स्ट चलते हैं। एक्सप्लेन करना है आपने जितने भी कंपोनेंट्स हैं इनकम स्टेटमेंट के, और नेट इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो कंपोनेंट जो है ना वो सबसे पहले रेवेन्यूज़ आ जाते हैं जिसमें हमारे पास
बिजनेसेस सेल गुड होती हैं, फंड्स फ्लोइंग इनटू द बिजनेस, ये चीज़ आ जाती है, ठीक है ना। फिर आपके पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ जाती है कि आपके पास टोटल जो कॉस्ट है ऑब्टेन हुई मटेरियल की सोल्ड करने के साथ, बेचने के साथ, वो क्या है। फिर आपके पास ग्रॉस प्रॉफिट आ जाता है, यानी आपके पास ग्रॉस मार्जिन क्या है, यानी रेवेन्यू माइनस द कॉस्ट ऑफ सोल्ड, ठीक है। मतलब ये आपके पास फ़र्ज़ करें आपके पास, मैं थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर देता हूँ अगर मिल गया, सॉरी पेंसिल नहीं थी, ये है जी पेन। फ़र्ज़ करें आपके पास एक जो गुड है वो 4000 की है, ठीक है ना। 4000 मैं 4K लिख देता हूँ, आसानी हो जाएगी। मे बी यहाँ पर थोड़ा मसला हो रहा है। लें जी, मैंने लिख दिया 4K, और आपको, आपने जो बेचा है ना वो 5K में बेचा है, आपने जो बेचा है उसे वो 5K में बेचा है। तो अगर 5K में बेचा है तो 4K में 5K में से माइनस होना है 4K में, आपके पास 1K बाकी बचना है। तो इसका मतलब 1K आपको आपके पास टोटल 5K रेवेन्यू जनरेट हुआ था, और आपके पास जो प्रॉफिट हुआ है वो 1K हुआ है। चलें जी, नेक्स्ट चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसके आंसर की तरफ चलेंगे, मुझे पहले पॉइंटर लेने दे ज़रा। ठीक है, लें जी, हमारे पास इसका क्वेश्चन है कि व्हाट आर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल मैनेजर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे पास जो फाइनेंशियल मैनेजर है उसकी क्या जो है ना वो आप कह सकते हैं कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। तो उसके पास 4 जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी होती हैं, जिसमें आपके पास डिटरमाइनिंग द फिम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, obtaining funds to finance these investment, managing in everyday financial activity, or helping to the manage risk the firm takes। नेक्स्ट जी आपके पास जो है वो चलते हैं, व्हाट इज पर्पस ऑफ रेशियो एनालिसिस इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो रेशियो एनालिसिस का क्या काम है फाइनेंशियल मैनेजमेंट में। तो आपके पास जो रेशियो है वो इन्वॉल्व होती है किसमें, बिटवीन डिफरेंट फाइनेंशियल फिगर्स। आपके पास रिलेशन हेल्प फाइनेंशियल मैनेजर अंडरस्टैंड द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एंड आइडेंटिफाई एरिया ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस एंड मेक इन्फॉर्म्ड फाइनेंशियल डिसीजन। यानी ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट यही देखती है कौन से इलाके में आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है, जिसमें आपके पास जो रेवेन्यू अच्छा हो, और कौन से में बुरी है जिसमें रेवेन्यू अच्छा नहीं हो रहा। तो नेक्स्ट आपके पास डिफाइन बजट एंड एक्सप्लेन इट्स सिग्निफिकेंस। तो आपके पास बजट क्या है और इसके सिग्निफिकेंस के बारे में आपने बताना है। तो बजट क्या होता है कि आपने डिटेल स्टेटमेंट देनी है, एस्टिमेटेड जो आपने रिसीव किया है और जो आपने जो है वो एक्सपेंस किया है किसी भी स्पेसिफिक पीरियड में इन फ्यूचर, या फिर आपने फ्यूचर में जितना भी आपने जो है ना वो बेच चीज़ें एक्सपेंस करनी है, और जितना उनसे रेवेन्यू लेना है वो आप देखते हैं। तो ये आपके पास क्रूशियल इंटरनल रिपोर्ट होती है जो कि प्लानिंग के लिए इस्तेमाल होती है, किसी भी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होती है, और जितने भी आपने डिसीजन मेकिंग करने होते हैं उनके लिए इस्तेमाल होती है। तो यही चीज़ है जी, आप इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ये था जी आज का हमारा लेक्चर, और मुझे पता है इसमें एक दो चीज़ रह गई है पीछे, जो